बहनों से मुलाकात की। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान राजा पहाड़ी के पास बने मंच पर पहुंचे और मंच से ही लाडली बहनों को संबोधित किया। सीएम ने सभी बहनों के लिए कहा कि आपका भाई शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू कर दी है। इस योजना से सभी गरीब और मिडिल वर्ग की बहनों को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। साथ ही कहा गया कि बहनों को हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की राशि धीरे धीरे बढ़कर 3000 रुपए माह कर दी जाएगी। सीएम शिवराज ने इस दौरान संतों के आग्रह पर अंत में विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के साथ मंच से ही राम भजन भी किए। यह अद्भुत दृश्य है संजय जी, इस तरह के संस्कार और विचार ये ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से ये काम होते हैं। जब ऐसा क्षेत्र बना, अभी संजय बता रहे, चाहे पानी का सवाल, सड़कों का मामला हो, स्कूल बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, जनता के कल्याण के बाकी काम करना हो, वो सारे काम करके ये लोग तो जनता का सुधर ही रहा था, लेकिन संजय तुमने तो परलोक सुधारने का भी संकल्प ले लिया। ये बात सच है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम चाहिए, लेकिन इससे ही मनुष्य सुखी नहीं रहता। और मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में सोमवार को लगी आग से अब विवाद शुरू हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि आग से करीब 25 करोड़ का फर्नीचर और 12,000 से ज्यादा अहम फाइलें स्वाहा हो गई। लेकिन राज्य में निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज खाक हो चुके हैं। आग लगने के समय भवन के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद बताए गए, लेकिन उन्हें समय रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब भवन में इस तरीके से भीषण आग लगी है। इससे पहले भी साल 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद और साल 2012 में चुनाव के ठीक पहले इसी भवन की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। और अब फिर एक बार चुनाव है। चुनाव से 4 महीने पहले ही इस भवन की तीसरी मंजिल पर एक बार फिर से आग लग गई है। और इसी मामले में विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस ने इसे साजिश करार दिया है, जबकि सूबे के सत्तारूढ़ दल बीजेपी का कहना है कि इस कार्यालय में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं था। नष्ट हो जाना ऐसा नहीं। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं होगी। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली है, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। ये एक प्रदेश और देश के सामने कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है। घोटाला और पर्याय सरकार एक दूसरे के पर्याय है। मध्य प्रदेश सरकार और घोटाला एक दूसरे के पर्याय है। आप देखो कि इन्होंने सीएस घोटाला किया, इन्होंने अभी जो महाकाल लोक बना है उसका घोटाला किया, इन्होंने व्यापम घोटाला किया, इन्होंने कृषि मंत्रालय में घोटाला किया, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला किया। ऐसे सैकड़ों घोटालों की लिस्ट है। तो ये सरकार घोटालों के पर्याय, जैसे ही प्रियंका जी ने कहा ये 50% कमीशन लेने वाली सरकार ने उसके एविडेंस को जला दिया। सतपुड़ा भवन में पहली बार आग नहीं लगी, इससे पहले 2018 में सितंबर में लगी थी, तब सरकार जाने वाली थी और हमारी सरकार बनी थी। उसके पहले भी इन्होंने आग लगाई थी। अब जितने एग्जैक्ट पोल है वो आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।
फिर आग लगा दी। ये आग 50% कमीशन के एविडेंस को मिटाने की आग, ये भी एक घोटाला है। हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करेगी, न्यायिक जांच करेगी। इससे पहले जितनी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों में गरीब कल्याण के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। आज देश के अंदर 80 करोड़ भारतीयों के घर पर कोई भूखा न सोए, इसलिए फ्री अनाज दिया जा रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पर रसोई गैस पहुंचाई गई। साथ ही तरुण चुग ने आगे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आप आज पाकिस्तान का रेट पता करिए, इंडोनेशिया का रेट पता करिए। बात कर रहे हैं तेल यहाँ पैदा होता है, तेल यहाँ पैदा होता है, सारा तेल वहीं से आ रहा है ना। तो मध्य प्रदेश में 110 रुपए और यहाँ पर 96 रुपए। घोषणा की ना, जब समय पे आए थे तो दिया नहीं, जब सरकार में तो क्या किया नहीं। तो आज वो उन्होंने कुछ योजनाओं को बंद किया। और कमलनाथ जी तो आप, मैं आज आया हूँ, चलो आपने याद करा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर पर्चा रजिस्टर्ड हुआ है जगदीश टाइटल पर। अब उनका नाम है कि गुरुद्वारा जब जल रहा था तो उस गुरुद्वारा जलाने के लिए वो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस FIR में FIR कोर्ट के अंदर खड़े होकर आप जैसे एक फोटोग्राफर पत्रकार ने खुद अपना बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर विधानसभा चुनाव को लेकर वचन पत्र कमेटी की बैठक की जा रही है। कमलनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए, जबकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के वचन पत्र को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नारी सम्मान योजना का वचन पत्र में शामिल होना तय है। प्रियंका गांधी के 100 यूनिट बिजली माफ करने वाला वादा भी ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र में बिजली का मुद्दा शामिल रहेगा। और दतिया से खबर है, जहां वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में उन्नाव में थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुज्जर की अगुवाई में पुलिस ने शमशेर नाम के एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने बरामद कर ली है। दतिया में एक व्यक्ति की मौत को लेकर हंगामा जारी है। बता दें कि हाल ही में बल्लू कुशवाहा नाम का ये शख्स संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। उसके नाबालिग बेटी और कुशवाहा समाज के लोगों के साथ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेता पुलिस अधीक्षक न्यायालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। बल्लू कुशवाहा की बेटी कुमारी अर्पिता का यह आरोप है कि उसके पिता को आरोपी पर्वत कुशवाहा अपने साथियों के साथ 3 जून को घर से बाहर ले गया था। उसके बाद से बल्लू का कुछ पता नहीं चला। जब उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई तब पता चला है कि उनका जो शव है वो स्कूल के पास झाड़ियों में पड़ा है। आरोप है कि मृतक के पास मेन हाईवे पर कुछ जमीन थी जिस पर रसूखदार लोगों की नजर थी और इसी जमीन को हथियाने के लिए जो हत्या है उसकी साजिश रची गई। बहरहाल एसपी ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मर्डर हुआ है बल्लू कुशवाहा का, कोई जमीन से लेकर संबंधित विवाद है या जो भी है तो उसमें जिस प्रकार से इनकी FRI नहीं लिखी गई, जिस पर इनको शक है उसके नाम बोले जा रहे हैं, अगर बोले भी जा रहे हैं तो दबा दिए जा रहे हैं, तो उनकी 8-10 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि SP साहब को ज्ञापन देना है। तो ये हम लोगों के पास आए तो हमने चलो SP साहब से बात करते हैं। तो SP साहब को ज्ञापन दिया है और इसका आशा है कि न्याय मिलना चाहिए। SP साहब ने कहा है कि जल्दी से जल्दी 48 घंटे में उनको न्याय दी। किसी ने हत्या कर दी पापा की। आज आप पुलिस अधीक्षक के पास आई हो, क्या क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया है, कह रहे हैं कि आपकी छानबीन होगी पूरी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। किन लोगों पे आपको शक है? पर्वत आता था लेने पापा को, वही लेके गया था सुबह 6 बजे पापा को। पर्वत कौन है? लौट के नहीं आए। पर्वत कौन है? पर्वत ठंडी सड़क पर रहता है, पर्वत कुशवाहा। कितने बजे ले गए थे वो आप? सुबह 6:30।
खबर देवास से है, जहां पर शिप्रा निवासी रीना हत्याकांड के आरोपी जाकिर के खिलाफ औद्योगिक थाने में 354 में अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में डीएसपी किरण शर्मा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिप्रा में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। महिला के परिजनों को यहां पर आश्वासन भी दिया गया है कि जो उचित हो सकेगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये प्रारंभिक तौर पे ये जानकारी मिली थी कि यहाँ एक परिवार है, बच्ची ने, महिला ने आत्महत्या कर ली है, ऐसी प्रारंभिक जानकारी मिली है। और उसके पीछे एक दूसरे पक्ष के व्यक्ति का बताया जा रहा है कि वो उसकी प्रताड़ना से तंग आकर के, ऐसा प्रारंभिक तौर पे भी आई जांच आगे चल रही है। तो उस पर जो भी तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, विषय क्या था, क्यों इतना बड़ा हंगामा हुआ? महिला की मौत हो चुकी है, इसमें शव रखा नहीं, विषय ये था कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिला को परेशान किया जाता था, ऐसा बताया गया था, जिस पर संपूर्ण कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी तक सारी कार्रवाई कर ली गई है। नहीं, घेराव नहीं था, वो एक्चुअली अपनी बात रखने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनकी बात सुनकर जो नियमानुसार कार्रवाई थी। और सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन सरकार की किसान हितैषी मंशा पर कमीशनखोरी और बिचौलिए की सक्रियता हावी पड़ती नजर आ रही है। कटनी जिले में बिचौलियों की सक्रियता कहीं न कहीं किसानों के अधिकारों पर खलल डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों के अनाज को खरीदा था, जिसके भुगतान के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मामला है बाड़वारा शासकीय मर्यादित बैंक का, जहां पर किसानों को अनाज बेचने के बाद अपना ही पैसा लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना की फसल बेची गई थी, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। 28 मई से बोल रहा हूँ, 28 मई से मैं 1 लाख रुपये निकाल पाया। अच्छा, कितना लेना है पैसा आपको? अब तो ज़्यादा नहीं है, 30 ही है, 32,000। अच्छा, काहे का पैसा है ये? गेहूँ का। कब बेचा था आपने? अरे हमारा तो कितना? इस बैंक में पैसा के लिए हम लोग इतना किसान वर्ग इतना मर रहे हैं कि जैसे कोई किसी से कर्ज लिया हो। यहाँ सीधे बोल देते हैं आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों के दिन आना, और परसों नहीं नरसों आना। बताइए हम किसान लोग कहाँ से पैसा पाएंगे? हमको खेती करना है, बीज लेना है, खाद लेना है, आगे की प्रोसेस है, कहाँ से कर पाएंगे बताइए? यहाँ मिल तो रहा है पैसा, रोज मिलता है, वही व्यापारी वर्ग को दे देते हैं, किसानों को आजकल करके हटा देते हैं। जितना पैसा चाहिए 1000, 2000, 5000 रुपए दे देते हैं, इसके बाद बोल देते हैं कि वो अगले दिन आएगा। अभी पैसा नहीं है, कैश ही नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, ये समस्या है। व्यापारी कौन है यहाँ पे? जो यहाँ पे तो व्यापारियों को नहीं दिया जाता, जो बिचौलिया हैं क्या? हाँ, सब वही है व्यापारी जो किसानों के ले के मतलब गल्ला को बेच के और यहीं से उन्हीं से पैसा। और विदिशा कोतवाली परिसर में जब्त वाहनों की नीलामी की गई है। नीलामी के लिए एसडीएम गोपाल वर्मा के द्वारा टीम गठित की गई थी। इस दौरान करीब 46 वाहनों की नीलामी हुई। इन नीलामियों के दौरान 15 बोलीदार वहां मौजूद रहे, जिसमें अधिकतम बोली 2,37,000 रुपए की हुई। भोपाल के रहने वाले एक शख्स ने ये बोली लगाई है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली पुलिस के द्वारा धारा 25 एक्ट के तहत 46 वाहनों की नीलामी की गई। साथ ही नीलामी प्रक्रिया के नियम अनुसार 10,000 रुपए जमानत राशि और बोली लगाने के लिए 500 रुपए अग्रिम राशि समिति को जमा की गई। पुलिस एक्ट के अंतर्गत 46 जब्तशुदा वाहनों की नीलामी की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बोलीदारों ने भाग लिया। 3 चरणों में हमने नीलामी करवाई, जिसमें बोली की जो बोलीदारों का जो क्रम 3 बार हमने रखा, जिसमें हाईएस्ट रहे 1 नंबर, और ये हमारा 2,37,000 हमारा हाईएस्ट रहा, जो कि नाम मैं बताना चाहूँगी, शाहिद हजूर अहमद जी द्वारा भोपाल निवास भोपाल द्वारा ये बोली में नीलामी में इनके द्वारा सर्वाधिक बोली लगाई गई। डिंडोरी नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऑटो और टैक्सी चालकों को ओवरलोड की खुली छूट यहां पर दी गई है। बता दें आपको कि इसी मामले को लेकर यातायात पुलिस पर इन ऑटो और टैक्सी संचालकों से अवैध वसूली का भी आरोप है। ऑटो और टैक्सी चालकों की माने तो वो भी यातायात पुलिस को महीना देते हैं, जबकि पुलिस के आला अधिकारी और यातायात थाना प्रभारी समय समय पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
कितनी सीटर गाड़ी है भैया आपकी? कितनी सीटर गाड़ी है? अरे लेबर है रे भाई, सीट नहीं चला रहे हैं, वो इमरजेंसी वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? रहेंगी ये रहेंगी। कहाँ से जा रहे हो? डिंडोरी से। कितनी सवारी है आपकी गाड़ी में? पता नहीं, मैं तुम्हें नहीं हूँ। जितनी सवारी आप रखे हो उतनी सवारी की परमिशन है? अरे बता रहा हूँ, लेबर है मेरे भाई, सवारी नहीं बैठा रहा हूँ यार, लेबर है। हाँ, ये समस्या प्राप्त हो रही है हम लोग को कि ओवरलोडिंग, कई रूट्स पे बस कम है लोग बोलते हैं, लेकिन वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालें। एक तरफ यातायात द्वारा चालानी कार्रवाई तो की जाती है और वाहनों को चेक भी किया जाता है, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल थमा हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की है इस साल, पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना कार्रवाई हुई है। हमारे पास POS मशीन है, इसके थ्रू रोज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस पे निरंतर। आज कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम हॉल में SDM महोदय की उपस्थिति में SDOP महोदय TI कोतवाली, मेरी उपस्थिति और शहर के गणमान्य व्यापारी लोग, फुटपाथ पर जो दुकान लगा रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, उनको सबको बुला के समझाइश दी गई है यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इसके बाद दुकानदारों में अगर सुधार नहीं आती है तो नतीजे में हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वो सभी ने इसमें सहमति जताई। आज कलेक्ट्रेट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान रोजगार मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रोजगार मेला NDA बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गया है। रोजगार मेले के दौरान नई नियुक्तियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज भारत में एक निर्णायक सरकार है और राजनीति की स्थिरता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में विसंगतियों और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पिछली सरकारों से पर्याय थे। ये रोजगार मेले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से
वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवाओं, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बघेल ने कहा है कि भाजपा के नेताओं की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलने की है। उन्हें लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से जनता उसे सच मान लेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा और कहा कि हिमाचल और कर्नाटक का सबक अभी उनको समझ नहीं आया है। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना, यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को, तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग बल उनके साथ। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन? मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस को। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।